अब हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये थोड़ा सा लिखने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले से हमने नोट कर दिया है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अब समझना है कि कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव, सपोज दैट थोड़ा सा डायरेक्ट के मोड में मैं लिख दूं कि यहाँ लिखता है ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब आया ही सेड, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, फुल स्टॉप, और हर जगह मैं ही सेड समझ के चलता हूँ। अभी हर पॉइंट पे मैं ही सेड समझ के चल रहा हूँ कि यही ही सेड सब में रिपोर्टिंग वर्ब लगा हुआ है और ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। तो ही सेड इधर लगा हुआ है, इसके साथ आगे रिपोर्टेड स्पीच लगी हुई है। तो इसको हम पढ़ के देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे। पहले मुझे ये बताना है ना कि हम कैसे समझेंगे कि सेंटेंस इंपरेटिव है, क्या खासियत होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, जो हम देख करके पढ़ करके जान पाते हैं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए पहले वही उसी चीज़ की चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब आप पहचानिए कैसे। तो देखिए, कम हियर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत में क्या है? कम। ये गो देयर लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत में क्या लिखा है? गो। ये सिट डाउन लिखा है, इसकी शुरुआत में क्या लिखा है? सिट। इसकी शुरुआत में ओपन, इसकी शुरुआत में रिंग, इसकी शुरुआत में कॉल। ये रीड क्या है? वास्तव में कम, गो, सिट, ओपन, रिंग ये सब क्या है? ये वर्ब हैं, ये मुख्य क्रिया है। आगे देखिए, वर्क मेन वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, ये सब वर्ब है। अब एक सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी जानकारी हम अगर ध्यान से देखें तो हमें यह देखने को मिल रहा है, इन सारे वाक्यों की शुरुआत किस चीज से हो रही है? वर्ब से हो रही है। तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि वे वाक्य जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। साधारण सी बात समझने की है कि वे वाक्य जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है, यानी मेन वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं। हेल्पिंग वर्ब से तो पीछे हो रही थी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और मेन वर्ब से शुरू होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और उधर कर्ता से शुरू होगा तो साधारण वाक्य हो जाएगा। कर्ता से शुरू होगा तो साधारण वाक्य होगा, सह से शुरू होगा तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, और मुख्य क्रिया से शुरू हो जाएगा तो आज्ञा सूचक वाक्य बन जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है? कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, ओपन द गेट दरवाजा खोलो, रिंग द बेल घंटी बजाओ, कॉल द पुलिस को बुलाओ, रीड योर बुक केयरफुली ध्यान से अपनी किताब पढ़ा करो, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स अच्छे नंबर पाने के लिए कठिन मेहनत करो, परिश्रम करो, आस्क मी एनी क्वेश्चन कोई भी प्रश्न हमसे पूछा करो, टेक द मेडिसिन टाइमली समय से दवा लिया करिए, डू योर होमवर्क डेली अपना होमवर्क प्रतिदिन किया करिए, फायर ऑन एनिमीज दुश्मनों पर फायर करो, गोली चलाओ, मार्च ऑन आगे बढ़ो। अब ये सेंटेंस हैं और हमने जान लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य हैं। वास्तव में जो वाक्य आज्ञा सूचक होते हैं न केवल उसमें आज्ञा दी जाती है, तरीका आज्ञा सूचक वाक्य एक तरीका है कि आज्ञा मेथड है, एक पैटर्न है कि आज्ञा सूचक वाक्य है। वास्तव में उसमें आज्ञा ही नहीं जाती, उसमें कभी कभी आदेश आज्ञा या आदेश तो दिया ही जाता है, कभी कभी प्रार्थना भी की जाती है, कभी कभी कोई सलाह भी दी जाती है, कभी कभी किसी चीज के लिए हम मना करते हैं। मना करना, ठीक है, कोई चीज की मना करते हैं तो भी हम इस काम को मत करो, वहां मत जाओ, ये हम मना कर रहे हैं। और अगर यहां आओ, कम हियर, वहां जाकर बैठो, इधर आओ, इधर देखो, अगल बगल जो भी हम बता रहे हैं, इधर चलो, वहां बैठो, यहां आओ, किताब उठाओ। और एक टीचर जब क्लास में आता है तो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स वो इंपरेटिव सेंटेंस ही बोल रहा होता है। सबसे पहले आप खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाइए, किताब खोलिए, लिखिए, इधर देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये शब्द क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इनमें कभी कभी ऑर्डर होता है, कभी कभी आज्ञा होती है, और कभी कभी कोई निवेदन भी करता है। जब छोटा बड़े से करेगा तो थोड़ा निवेदन करेगा ना। अभी आपको कहना है कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बगल हो जाइए,
बगल हो जाइए क्या, अब इसे मॉडर्न हाई इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसे थोड़ा सा निवेदन कहेंगे, प्रार्थना कहेंगे कि कोई हमसे विनय पूर्वक कह रहा है कि सर थोड़ा बगल हो जाइए, कि सर थोड़ा बगल हो जाइए, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब हम थोड़ा बगल हो गए। तो छोटा जब बड़े से करेगा तो निवेदन इसी को कहा जाता है, बड़ा जब छोटे को करेगा तो इसी को ऑर्डर कहा जाता है। हाँ, बीच में एक चीज और होती है कि सलाह देना या सुझाव देना, यह छोटा बड़े को भी दे सकता है और बड़ा छोटे को भी दे सकता है। कोई सुझाव आप भी हमको दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं, सर इसको अगर इस ढंग से नहीं अगर उस ढंग से पढ़ाया जाए तो अच्छा समझ में आएगा, तो ऐसे सर ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से पढ़ाइए तो अच्छा होगा। तो हमें भी सुझाव मिल रहा है और हम भी आपको सुझाव दे सकते हैं कि बेटा सबसे पहले इसको पढ़िए, इसके बाद वो वाला पढ़ेंगे, इसके बाद ऐसा पढ़िए, फिर ध्यान से पढ़िए और समय से आइए, समय से होमवर्क करिए। ये सब हम आपको सुझाव सलाह के रूप में दे रहे हैं। कभी कभी ऑर्डर करते हैं, कभी कभी एडवाइस करते हैं। आप भी कभी कभी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कभी आप अपनी एडवाइस हमको करते हैं। और थोड़ा सा समझना है, अब ये कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं, अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। हालांकि बहुत छोटे बच्चों के लिए बात नहीं है, अब तो इंटरमीडिएट में बात को बता रहा हूँ। ये जो भी नरेशन मैं बता रहा हूँ ये इंटरमीडिएट तक के लिए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जहाँ से भी नरेशन वेरी फ्रॉम 9th to 12th तो ये है ही है। यदि इसके नीचे भी नरेशन है तो नरेशन का यही पैटर्न है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इंटरमीडिएट में आ जाता है, हाई स्कूल इंटर उसी क्रम से थोड़ा सा बढ़ेगा। तो समझिएगा, जो कि बार बार इसको नहीं बनाना है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के अनुसार जो होगा वो चेक कर दिया जाएगा होमवर्क, उसी के अनुसार बात आप समझेंगे। तो यहाँ जो सेड आप लिखा होता है, आप जाने ना, सेड अथवा सेड टू लिखा जो होता है, जो ये इन शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। कैसे समझ के, जैसा वाक्य का भाव होगा वैसे समझ करके इस सेड को हम बार बार बदल, कभी ऑर्डर्ड लिख देते हैं। और ऑर्डर्ड और कमांडेड शब्द भी लिखा जाता है। ऑर्डर नॉर्मली एक टीचर दे रहा है, पिता दे रहा है, माँ ऑर्डर कर रही है, बड़ा भाई ऑर्डर कर रहा है, अपने से बड़ा कोई ऑर्डर कर रहा है हमको, तो ऑर्डर्ड लिख देते हैं। और कोई राजा या सेना का आदमी बोलता है तो उसे कमांड कहते हैं, कमांडेड। कमांडर ने कमांड किया, कमांड से ही कमांडर बना हुआ है। कोई कर्नल है, उसने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर नहीं करेगा, कमांड करेगा ना, गोली चला दो, आगे बढ़ो, दाएं मुड़, तेज चल, ये सब ये कमांड है। ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, ये एक ही वर्ड है, रिक्वेस्टेड है। कभी कभी बेग्ड लिखा हुआ मिलेगा, कभी इम्प्लोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, या आप चाहें तो कहीं कहीं रिक्वेस्टेड, कहीं बेग्ड, कहीं इम्प्लोर्ड। ये थोड़ा सा प्रार्थना का भाव है, निवेदन का भाव है, अनुनय विनय का भाव है। जैसे शब्द को समझिए। अब छोटे जो बच्चे हैं वो लोग ऑर्डर्ड नोट कर लें, रिक्वेस्टेड नोट कर लें, इसमें एडवाइज्ड नोट कर लें। कम से कम ये 3 शब्द तो सबके दिमाग में पहले होना ही चाहिए कि एडवाइस माने सलाह हो गया, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना हो गई, ऑर्डर माने आदेश हो गया। और कुछ ना याद हो तो कम से कम 3 शब्द तो याद ही रहे। इन 3 शब्दों के आधार पे मैं पहले बात को रखता हूं। कौन सा? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। ठीक है। उसके बाद अन्य भी शब्दों के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल समझा दूं। तो देखिए इधर कि ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य लिखे गए, इनके अनुसार हम देखेंगे कि इस पर डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहा है। इसमें भी सबको कुछ भाव का पता चल जाता है। भाई कोई बच्चा, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तब तो हम ये ऑर्डर नहीं लिख सकते ना, फिर तो हम यहाँ रिक्वेस्टेड लिखेंगे, फिर तो हम यहाँ एडवाइस लिखेंगे। अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा तो वो निवेदन नहीं करेगा, वो या तो ऑर्डर करेगा या तो एडवाइस करेगा। तो ये थोड़ा सा समझना है कि इधर भी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, अभी तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है, और आप समझिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ऐसे अंतर हमें दिखाई देता है, कौन किससे बात कर रहा है। तो हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अभी सामान्य तौर से मैं देख रहा हूँ कि ये सेड हैं, ये सेड क्या होंगे, ये सेड यही बदल जाएंगे। ये ऑर्डर्ड कभी कभी हो जाएगा, कभी यही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कभी एडवाइज्ड हो जाएगा। और एक दूसरी चीज हो गई, अब हम जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने चल रहे हैं, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे, तो इस बात को समझिएगा ध्यान से, तो आगे वाला भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ही सेड कम हियर, उसने कहा यहाँ आओ। जब कह रहे यहाँ आओ, आपको कैसा भाव समझ में आ रहा है कि यहाँ आओ? निश्चित रूप से आपको क्या लग रहा है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में क्या लग रहा है? ऑर्डर लग रहा है। तो ये ऑर्डर है, तो हम सेड अथवा सेड टू को क्या बनाएंगे? ही ऑर्डर्ड। एक बात क्लियर हुई कि सेड का क्या बनाएंगे। हमने कहा था 3 स्टेप में हम बात को समझेंगे। एक तो सेड को हम क्या चेंज करेंगे,
जैसा कि मैंने बताया ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस चेंज करेंगे। और इन बीच में कंजक्शन क्या लगाएं वो मुझे आपको पहले बताना है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ कंजक्शन टू लगेगा, टू लगेगा, टू लगेगा, टू लगेगा, हर जगह टू लगेगा। जितना इंपरेटिव सेंटेंस होंगे उनके कंजक्शन टू लगेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंजक्शन दैट लगा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इफ या विदर या प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन हुआ, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि टू कंजक्शन होता है। ये तीन मैंने बताया और सिर्फ यही तीन ही कंजक्शन पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में लगते हैं, चौथा और कोई कंजक्शन नहीं लगता है। यह बात एकदम से दिमाग में बैठा लें कि अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि पहले हमने दैट देखा सर, फिर उसके बाद हमने इफ या विदर या प्रश्नवाचक शब्द देखा, फिर अभी आप टू लगाने लगे, आगे पता नहीं क्या क्या लगेगा, कितना याद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तीन कंजक्शन लगते हैं, एक दैट लगता है, एक इफ या विदर प्रश्नवाचक शब्द लगता है, एक टू लगता है। इसके आगे भी जो सेंटेंस हम बताएंगे मैक्सिमम दैट लगेंगे सब में, तो ज़्यादातर में तो दैट लगता है, दो जगह इफ या विदर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में, और टू कंजक्शन इंपरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य में लगता है। तो समझिएगा यहाँ सारे कंजक्शन क्या लगेंगे, टू। यहाँ सेड ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस चेंज हो गया, कंजक्शन टू लग गया, और आगे टेंस कहीं कुछ नहीं बदलेगा, जो था सब ऐसे एज इट इज जैसे उतार देंगे। हाँ, प्रोनाउन जरूर देख लेना, जैसे हियर का देयर चेंज कर दो, ठीक है। और कोई शब्द है तो वहाँ जैसे मी है तो हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो टेंस नहीं है कुछ इसमें कोई टेंस नहीं चेंज किया जाएगा, केवल प्रोनाउन चेंज किया जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज कर देंगे कि हियर का देयर, दिस का दैट, नाउ का देन, ये शब्द यहाँ पर होंगे तो चेंज हो जाएंगे। हमें बार बार भाव क्या समझना है, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस में हम क्या लिख रहे हैं, तभी हमारा भाव बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। अब हम शब्द को बदलते हैं, तो हमने क्या लिखा, यहाँ ही ऑर्डर्ड टू कम हियर, अब हियर का देयर हो गया, अब फिर बन गया यहाँ ही ऑर्डर टू गो देयर, फिर ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट, हर जगह ऑर्डर्ड हम दिख रहे हैं, ठीक है। घंटी बजाओ तो कह रहा ही ऑर्डर्ड टू रिंग द बेल, ये हो गया। अब थोड़ा सा यह समझना है कि मान लिया हर जगह ऑर्डर लगेगा, नहीं, वाक्य को भी समझ करके हम लगाएंगे। यही ऑर्डर वाले वाक्य में या कोई भी वाक्य होता है, उसमें जब कभी यहाँ पर प्लीज शब्द लिख दिया जाता है, प्लीज इधर भी आ सकता है और प्लीज इधर भी आ सकता है, किधर भी लिख सकते हैं, वाक्य के आगे या वाक्य के पीछे। अगर प्लीज आ जाएगा तो हम ये जान लेंगे, या प्लीज ही नहीं, कभी कभी यहाँ काइंडली शब्द आ जाता है, प्लीज या काइंडली शब्द आ जाएगा तो हम तुरंत जान लेंगे कि यह जो सेड यहाँ बदल रहा है, प्लीज और काइंडली आने से क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट हो गया। अब वह निवेदन है, प्रार्थना है, तो प्लीज अथवा काइंडली शब्द को यहाँ से हम काट देंगे और यहाँ पर सेड की जगह पे हम क्या लिखने लगेंगे, रिक्वेस्टेड। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि अब ये इसी सेंटेंस में मान लीजिए यहाँ पर प्लीज लगा होता, प्लीज रिंग द बेल प्लीज, तो ऐसा लिखा हो तो हम क्या लिखते, ही रिक्वेस्टेड, सेड को रिक्वेस्टेड बना देंगे, रिक्वेस्टेड कंजक्शन टू लगा दिए, टू रिंग द बेल, प्लीज को हटा देते, तो सेंटेंस क्या बनता, ही रिक्वेस्टेड टू रिंग द बेल। कॉल द पुलिस को क्या बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड टू कॉल द पुलिस, और प्लीज या काइंडली शब्द हट जाएगा। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं। आगे इसी क्रम में देखते हैं, कहना है कि रीड योर बुक केयरफुली, उसने कहा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कि रीड योर बुक केयरफुली, अपनी किताब ध्यान से पढ़ा करिए। अब जरा विचार करिए, कोई कह रहा है कि भैया अपनी किताब ध्यान से पढ़ा करिए, या मैं ही कह रहा हूं कि अपनी किताब आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ये चीज क्या आपको लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है कि निवेदन लग रहा है? ये शुद्ध रूप से एडवाइस है, ये सलाह है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि ही सेड की जगह पर एडवाइस, बस हमको यही बदलना है कि ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का आप जजमेंट ले लीजिए कि इसमें क्या लगना है, बाद बाकी कंजक्शन टू लगा दीजिए, हो गया। टू रीड द बुक केयरफुली। अब यहाँ योर है तो आप चाहें तो यहाँ कोई प्रोनाउन आप मान करके हिज या योर का योर ही रहने देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छा नंबर पाने के लिए कठिन परिश्रम किया कीजिए, या करिए, अच्छा नंबर पाने के लिए कठिन परिश्रम करिए। तो अब यहाँ पर सी सेड कैसे में बन जाएगी, ये चीज़ क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर लग रहा है? नहीं, एडवाइस लग रहा है। अगर एडवाइस लग रहा है तो एडवाइस लगाओ, आपको ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर लगाना। मेरे कहने मतलब कोई ये सेंटेंस तो आना नहीं है
या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जो आएगा उस समय आप सोचिए कि वो आपको क्या दिख रहा है। अगर ऑर्डर दिख रहा है तो वहाँ ऑर्डर लगाना, अगर आपको एडवाइस दिख रहा है तो वहाँ एडवाइस्ड लगाना, बात ही खत्म है। आपको प्लीज और काइंडली शब्द लग गया तो रिक्वेस्ट लग रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाना, बात ही खत्म। तो आपको यहाँ पर अगर एडवाइस लगे तो आप एडवाइस्ड लगा देना, अगर आपको ऑर्डर दिख रहा हो तो ऑर्डर लगा देना, कंजंक्शन टू लगा देना, वाक्य बन गया। तो कैसे बनेगा? ही एडवाइज्ड टू। अब एडवाइज्ड की जगह पर हम सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। कुछ लोग एडवाइज्ड, अर्ज्ड या सजेस्टेड, याद आ रहा है कि मैंने सजेस्टेड भी आ सकता है ऐसे, एडवाइज्ड, अर्ज या सजेस्टेड हो सकता है। सर ये मिट गया, फॉरबेड, बात अभी आपको नोट भी करना है इसको, फॉरबेड। आगे आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपको अब अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन पूछो मुझसे, अगर ये ऑर्डर लग रहा है तो लिखो ही आस्क्ड या द टीचर आस्क्ड। अगर यहाँ टीचर लिखा हो तो टीचर आस्क्ड टू आस्क ना, मी का हिम हो जाएगा, टेंशन नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस बदल जाएगा। अब कोई कह रहा है, यहाँ लिखा है द डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा टेक द मेडिसिन टाइमली, समय से दवा लिया करिए। अब डॉक्टर ने कहा समय से दवा लिया करिए, तो आपको क्या लग रहा है? ऑर्डर किया कि निवेदन किया, ये एडवाइस किया? तो हम सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे एडवाइज्ड और कंजक्शन क्या लगा देंगे? टू, बात खत्म। तो कैसे बनेगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन टाइमली। करें डू योर होमवर्क डेली, ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब आपको लग रहा है कि टीचर ने एडवाइस किया तो यहाँ एडवाइज्ड बना दो, आपको लग रहा है कि टीचर ने ऑर्डर किया तो आप ऑर्डर लिख दो, जैसा भाव आपको समझ में आए वैसा बना दो। चूंकि इसको केवल एग्जाम के लिए मत पढ़िए, इसको लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग समझना है इसको। जब हम बोल रहे हो, हम समझ रहे हो, तो किसी भी स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे? किस समय एडवाइस हो रहा है, किस समय ऑर्डर हो रहा है। हम जब बात कर रहे हैं, जो आपसे बोलेंगे ठीक से काम करो, इसको ठीक से लिखो, तो ठीक से लिखो, इस समय ऑर्डर हो रहा है। हो सकता है कोई आदमी कहे भैया ठीक से लिखा करो, आपको लगे कि एडवाइस है तो एडवाइस का एडवाइस बना दीजिएगा। तो आप यहाँ ऑर्डर्ड या एडवाइज कर दिए, कंजक्शन टू लगा दीजिए, हो गया सेंटेंस। अब अगर आप फायर ऑन एनिमीज, दुश्मनों पर हमला करो। अब यहां कह रहा है कि कर्नल सेट, जरा सा कर्नल की स्पेलिंग पे ध्यान देना। एक्चुअल लिखा जाता है कोलोनेल, COLONEL, और पढ़ा क्या जाता है कर्नल। जो सेना में कर्नल होते हैं, कमांडर होते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है कोलोनेल, COLONEL। लोग कभी कभी पूछ भी लिया करते हैं कर्नल की स्पेलिंग बताओ तो आप ध्यान देते रहिए, COLONEL, कोलोनेल जो शब्द स्पेलिंग में होता है उसे कर्नल पढ़ा जाता है। कर्नल सेड फायर ऑन एनिमीज, तो कर्नल सेड, अब ये तो ऑर्डर है, आप ऑर्डर लिख दो। लेकिन मैंने कहा था जब सेना या राजा कोई ऑर्डर करता है उसे कमांड कहते हैं। अगर आप कमांडेड लिख दो तो भाई आप तो बड़े ही अच्छे हो, राजा बेटा। तो फिर क्या लिखना है हमें? कर्नल कमांडेड टू फायर ऑन एनिमीज, ठीक है। द कमांडर सेड मार्च ऑन, तो कमांडर सेड का कमांडर कमांडेड, कंजक्शन टू मार्च ऑन हो गया, ठीक है। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में ये भाव के अनुसार हम यहाँ ऑर्डर्ड लगाएंगे, कभी कभी एडवाइज्ड लगाएंगे, या प्लीज या काइंडली शब्द आ जाएगा तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। इसमें अभी जो आपको नोट करना समझ में आ रहा हो नोट कर लीजिए। पहले इस वाले पार्ट को भी नोट कर लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर्ड और कमांडेड एक साइड में कर लीजिए, उसको आदेश बना लीजिए। रिक्वेस्टेड, बेग्ड और इम्प्लोर्ड एक चीज़ है, प्रार्थना है। एडवाइज्ड, सजेस्टेड, अर्ज्ड ये सलाह है। फॉरबेड और डिनाइड और भी इसके हम एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे बताने चल रहे हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम इसको मिटा दें, मिटाने के बाद फिर और भी चीज़ बताएं, या इसी में सेंटेंस में थोड़ा सा मिटा करके पार्ट में बता दूंगा कि सेंटेंस और भी डिफरेंट टाइप से कैसे बन रहा है। नोट कर लीजिए इसको पहले। अब देखिए इसी सेंटेंस में से थोड़ा सा पार्ट मैंने मिटा दिया और मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ही सेड, फिर मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे सारे के साथ में ही सेड फिर से लगा हुआ है मान के चलिए। और फिर इसमें से हमें बताना क्या है कि कभी कभी यही इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य की शुरुआत में हम डोंट देखते हैं या डू नॉट देखते हैं। तो डू नॉट आ सकता है या डोंट आ सकता है।
तो डोंट और डू नॉट आने से कोई भी सेंटेंस किस तरीके से चेंज किया जाता है, थोड़ा हमें ये समझना है। कोई बात नहीं, समझिए फिर से कि डोंट लिखा हुआ है, सबके साथ डोंट लिखा हुआ है, सबके साथ डोंट लिखा हुआ है। डोंट डोंट। अब यहाँ ई सेड लगाओ, तो हम तो जैसे आपको बताया था कि सेड को हम ऑर्डर्ड बनाएंगे, रिक्वेस्टेड बनाएंगे, एडवाइज्ड बनाएंगे, ये तो बार बार बना ही रहे हैं। तो वाक्य पढ़िए, इसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज बनाइए। और इस डोंट की जगह पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि डोंट की जगह पर हम, चूंकि कंजक्शन बीच में टू लगाते हैं हम लोग, इस अगर डोंट वाला वाक्य आ जाएगा तो हम नॉट टू लिखेंगे। ठीक है, हम क्या बीच में कंजक्शन क्या लगाएंगे, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, बार बार, चूंकि टू डोंट में नॉट शब्द लगा होता है, इसलिए इसमें से डोंट को हम गायब कर देंगे और उस स्थान पर हम नॉट टू लिखेंगे। टू वही अपना पुराना वाला, उसी टू के साथ नॉट लगा देंगे, तो ये बच जाएगा डोंट, डोंट की जगह पे नॉट टू, 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 नॉट टू बनता हुआ नॉट टू यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज बना रहेगा। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है कि द प्यून सेड डोंट रिंग द बेल प्लीज, या प्लीज डोंट रिंग द बेल, कृपया घंटी मत बजाइए। सेंटेंस आया हुआ, आगे मैं मिटा के यहाँ पर इनडायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आगे तक डोंट रिंग द बेल प्लीज, ये सेंटेंस है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि प्लीज लगा हुआ है, ये रिक्वेस्ट है, एक बात हो गया। तो सेड का रिक्वेस्टेड बना देंगे। और ये डोंट क्या है, डोंट की जगह पर हम नॉट टू लिख देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द प्यून रिक्वेस्टेड, डोंट की जगह पे नॉट टू रिंग द बेल, फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है कि मिटा दे रहा हूं, दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं। कोई किसी से कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड डोंट अब्यूज ओवर एनीवन या एनीबडी, कि किसी के ऊपर या किसी को गाली मत दो। भैया किसी को गाली मत दो, आपको लग गया कि एडवाइज कर रहा है। सेंटेंस में कहा कि डोंट ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना मत खाओ, बहुत मत खाओ, ये आपको लग रहा है कि एडवाइज है। तो हमें क्या करना है, सेड की जगह पर एडवाइज्ड बना देना है और डोंट की जगह पे हमें क्या लिख देना है, नॉट टू लिख देना है। सिंपल सी बात, डोंट वाले जितने वाक्य होंगे वो बनने लगेंगे। तो बनेगा क्या, माई फ्रेंड एडवाइज्ड, यहां बन गया नॉट टू। अब अब्यूज वाला वाक्य है तो अब्यूज ओवर एनीबडी, नॉट, मैं नीचे वाला लिख दे रहा हूं, नॉट टू ईट टू मच। ये बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जहां जहां डोंट आएगा वहां वहां केवल नॉट टू हो जाएगा बस, और कुछ नहीं समझना है इसमें। डोंट, डोंट की जगह नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू बना देंगे। वो यही ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, कमांडेड, जो बनाना है सब बनाते रहिए। सिर्फ यहां पर हमें क्या बना देना है, डोंट की जगह पे नॉट टू लिख देना है। और अभी आप इसी के ठीक पहले किनारे मैंने सबसे नीचे लिखा था, मुझे उम्मीद है कि आप नोट किए होंगे, सबसे नीचे एक शब्द लिखा था मैंने, फॉरबेड या डिनाइड। अगर फॉरबेड लिख दिया आपने, डिनाइड लिख दिया, तो इसी डोंट वाले वाक्य में लगेगा कि फॉरबेड और डिनाइड। ध्यान देना है कि फॉरबेड तभी लिखेंगे, सेंटेंस में लिखा जाएगा जब आगे डोंट होगा, यहां डोंट लिखा होगा या डू नॉट लिखा होगा, सेंटेंस इससे शुरू होगा तभी हम फॉरबेड ले। फॉरबेड का मतलब मना किया, इनकार दिया, मना किया, डिनाइड। तो कुछ भी ऐसा लिखा हो, आप चाहें कि डोंट रिंग द बेल प्लीज, अगर डोंट अब्यूज ओवर एनीबडी लिखा हुआ है तो आप यहां पर कैसे लिख सकते हैं, वो मैं लिखता हूं कि माय फ्रेंड, यहां क्या किया कि डोंट अब्यूज एनीबडी, आपने डोंट देख लिया, आपका मन कर रहा है कि मैं यहां पर फॉरबेड लगा दूं, आप नहीं लगाना चाहते तो आप ऑर्डर्ड लगाइए, एडवाइज्ड लगाइए, सजेस्टेड लगाइए, रिक्वेस्टेड लगाइए, आप कंजक्शन डोंट की जगह नॉट टू लगाइए, बात खत्म हो गई। या तो उस पैटर्न को नॉट टू से बनाइए या तो आप फॉरबेड से बना दीजिए। आपकी अगर मर्जी हो फॉरबेड बनाना तो आप जानिए इसको, या कहीं बना हो तो उसके लिए आप जान लीजिए कि इस बने ये मतलब होता है। अगर फॉरबेड लगाएंगे तो डोंट एकदम से नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू लगाएंगे। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, माई फ्रेंड फॉरबेड, सेड की जगह लिख दी हमने फॉरबेड। अब यहां डोंट की जगह नॉट टू नहीं लिखेंगे, कभी भी भूल करके फॉरबेड के लगने के बाद नॉट टू नहीं लगाना है, क्योंकि नॉट टू अब्यूज का मतलब हो जाएगा कि गाली ना देने के लिए कहा।
अगर मना करना शब्द लग जाएगा तो मेरे मित्र ने गाली न देने के लिए मना किया। गाली न देने के लिए मना किया मतलब कहा कि गाली दो। गाली देने के लिए मना किया इसका मतलब होता है कि भैया गाली मत दो, गाली देने से मैं मना कर रहा हूं, तुमको मैं ऐसा करने से मना कर रहा हूं, मना कर ऐसा मत करो, ऐसा करने से मना कर रहा हूं, ऐसा ना करने के लिए मना कर रहा हूं। तो एक मना करना खुद ही निगेटिव है, डोंट भी निगेटिव, दोनों बात पॉजिटिव, दो माइनस मिलके प्लस हो गए, तो दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। तो कह रहे हैं माई फ्रेंड फॉरबेड टू अब्यूज ओवर एनीबॉडी, टू अब्यूज ओवर एनीबॉडी। इस सेंटेंस में लिखते हैं, बनाते हैं डोंट ईट टू मच। तो यहां कैसे बन जाएगा, अगर हमें लगाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माई फ्रेंड एडवाइज्ड नॉट टू ईट टू मच, ऐसे भी सही हो गया। अथवा दूसरे ढंग से लिखते हैं कि माई फ्रेंड फॉरबेड, अब यहां पर नॉट टू की जगह केवल टू लगाएंगे, फॉरबेड टू ईट टू मच। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। जो समझदार लोग हैं वो एक, उनके लिए एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल बहुत होता है, 1 2 3 एग्जाम्पल्स ना आर सफिशियंट। जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते, कुछ और सोच रहे हैं इधर उधर, वो उनसे बात कर रहे हैं, वो उनको कुछ कर रहे हैं, उनके लग रहा है कि वीडियो चल रहा है, बात खत्म हो गई। अगर आपको ये लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सामने हूँ और आप ठीक से बैठ के क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। नहीं तो सिंपली ये चल रहा है, कोई बक रहा है और आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम जैसे अपीयर होकर क्लास में भी पढ़ाते हैं तो कुछ लोग कुछ और सोचते रहते हैं, आप भी कुछ और सोच रहे होंगे तो सोचिए। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ठीक से ढंग से समझिए इस बात को कि मैंने क्या करा, और जो पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग समझ भी रहे हैं, ये मुझे विश्वास है, और जो नहीं समझना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि डोंट की जगह पे नॉट टू हो जाता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज्ड हो जाता है, और इसको हम एक ढंग से और बना सकते हैं कि यहाँ सेट टू की जगह फॉरवर्ड लिख देंगे और डोंट की जगह पे टू ही लगा करके सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इंपरेटिव सेंटेंस को देखा। अभी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप इंपरेटिव के सेंटेंस कुछ और भी होते हैं, अभी मैं उसको लिखने चल रहा हूं। अगर इसमें से आपको कुछ सेंटेंस नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा करके दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं जो वाक्य लेट से बनते हैं, खासतौर से वो भी इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं, तो मैं लेट वाला यूज बताने चल रहा हूं, नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब तुरंत देखिए कुछ सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। एक्चुअली सेंटेंस जो लेट से शुरू हुआ, वास्तविक अर्थ लेट का तो होता है, लेट मीन्स होता है चाहिए। लेट के कई अर्थ होते हैं, लेट का चाहिए अर्थ होता है, कहीं पर अगर आपको टू लेट लिखा हो तो इस टू लेट का अर्थ हो जाता है कि किराए के लिए खाली है, किराए के लिए खाली है। कोई मकान वगैरह किराए के लिए खाली है तो वहां पर आप लिखा हुआ पाएंगे टू लेट। हालांकि इस टू लेट से हमारा कोई संबंध नहीं है इस वाक्य से, ये तो ऐसे रास्ते में मैंने आपको बता दिया कि टू लेट का अर्थ होता है किराए के लिए खाली है, इस लेट का अर्थ होता है शुड। अब वाक्य में जब आता है जरा समझिए कि कई ढंग से अर्थ आता है कि वाक्य के अंत में ने दो करके बनाता है, ने दो से मेरा मतलब लेट हिम रीड, तो इसका अर्थ क्या बनाएगा कि उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड का मतलब उसे पढ़ने दो, ने दो इसी शब्द को मैं बता रहा हूं कि पढ़ने दो, इस टाइप का अर्थ बताएगा। लेट हर प्ले का मतलब उसे खेलने दो। लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट मोहन स्लीप मोहन को सोने दो। लेट देम इंजॉय उन्हें इंजॉय करने दो, बार बार ने दो ऐसे करके ये काम उन्हें करने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें खाने दो, उन्हें सोने दो, पढ़ने दो, हंसने दो, खेलने दो, जो भी सेंटेंस है। लेट के बाद आप देख रहे हैं कभी हिम आया, कभी हर आया, कभी मी आया, कभी मोहन आया, तो कभी देम आया, कभी कुछ और आया, कभी अस आ गया। तो थोड़ा सा सेंटेंस हमें समझना है कि लेट के बाद कोई भी शब्द आए, कोई भी शब्द आए, कोई भी मतलब ये दोनों ना आए, और कोई भी शब्द आए, लेट्स और लेट अस दोनों एक ही चीजें हैं, ये ना आए, यही हमें पता लगाना कि ये तो नहीं आ गया, क्योंकि ये आएगा सेंटेंस का पूरा प्रारूप बदल देगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा इसका। तो इसके अलावा कुछ और आया तो यह सेड जो है ये ऑर्डर्ड बनेगा, ये एडवाइज्ड बनेगा ना, और ये रिक्वेस्टेड बन सकता है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड कुछ भी बन सकता है ये सेंटेंस। तो हम सेट की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड बनाएंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे, सेंटेंस बन गया। यहां पर नजर रखेंगे ये वाला ना हो, ये वाला होगा तो दूसरा बताने चल रहा हूं कि कैसे बनेगा। लेट के बाद लेट हिम रीड है तो द टीचर ऑर्डर्ड टू, बस टू लगा दीजिए, हो गया। अगर उसी जगह जैसे मैंने डोंट वाला सेंटेंस बताया था
और सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही सेड या कुछ भी, द टीचर सेड कुछ भी करके, डोंट लेट हर प्ले, उसे मत खेलने दो, या टीचर ने ही कहा हो तो अब डोंट शब्द आ गया। अब आप लोगों का डोंट वाला सेंटेंस ठीक इसी के पहले मैंने भी बताया कि डोंट है तो या तो इसको नॉट टू बना दो, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस कर दो इसको, तो बन जाएगा ही ऑर्डर्ड नॉट टू लेट हर प्ले। या कैसे बन सकता है, डोंट लिखा है तो सेड टू को हम क्या बना देंगे, फॉरबेड, या कंजक्शन टू लगा देंगे, तो कैसे बनेगा, ही फॉरबेड टू लेट हर प्ले। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब लिखा हुआ यहां पर ही सेड लिखा हुआ है, काइंडली लेट मी गो या लेट मी गो प्लीज, ऐसे शब्द लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि प्लीज और काइंडली शब्द हट जाता है, तो यहां क्या हो जाता है, सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, कंजक्शन काइंडली हट गया, यहां पर टू लग गया, टू लेट मी। आगे देखते हैं, मदर सेड लेट मोहन स्लीप, मोहन को सोने दो। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर है तो ये बना दीजिए क्या, ऑर्डर्ड, कंजक्शन टू लगा दिए, सेंटेंस बन गया कि मदर ऑर्डर्ड टू लेट मोहन स्लीप। ठीक है, यहां कोई व्यक्ति है, माय फ्रेंड, यहां लिखते हैं कि माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, लेट देम एंजॉय, उन्हें एंजॉय करने दो। आपको लगता है कि सुझाव दिया, तो यहां क्या बना देगा, एडवाइज दिया, सजेस्टेड, यहां मैंने एडवाइज्ड लिख दिया, एडवाइज्ड, कंजक्शन टू लगा दिया टू लेट देम। अगर यहाँ प्लीज होता तो ये रिक्वेस्टेड हो जाता, यहाँ डोंट होता तो यहाँ नॉट टू कर देते, बाकी यही रहता, या फॉरबेड टू कर देते। इसी क्रम से सारा लिखा जाएगा जो ठीक इसके पहले मैंने बताया। लेट के बाद कोई भी शब्द आएगा तो इस सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड बना देंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे, डोंट रहेगा तो नॉट टू कर देंगे, प्लीज काइंडली रहेगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। अर्थ के अनुसार हम इसको बनाते रहेंगे। अब हमें समझना है क्या, हमें खोजते क्या रहना था, ये वाला सेंटेंस तो नहीं है कदाचित कि लेट अस या लेट्स, अगर सेंटेंस अगर आ गया तो बिल्कुल सावधान रहना है। क्या करना है हमें, इस सेड की जगह पर भी प्रपोज्ड हो जाएगा। हमें समझना क्या है, सेड की जगह पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज नहीं होगा, प्रपोज्ड होगा। कब, जब लेट अस या लेट्स आ जाएगा, लेट अस अथवा लेट्स आ जाएगा तो या सेड की जगह प्रपोज्ड, और यहाँ पर कंजक्शन जी दैट लग जाएगा। समझना है कि अब तक टू लगाते थे हम बार बार, अगर लेट अस आ गया, लेट्स आ गया तो कंजक्शन दैट लग जाएगा। और हम जानते हैं कि लेट अस, ये शब्द है लेट अस, लेट अस के पॉइंट पर हो जाएगा वी शुड। एक्चुअली लेट अस का मतलब होता है वी शुड, लेट अस शब्द जो होता है ये वी शुड होता है। लेट अस टेक टी, इसका अर्थ मैं बता दूं कि लेट अस टेक टी का मतलब हो गया आओ चाय पिए, ये अर्थ होता है। ये नहीं कि हमें चाय पीने दो, कभी कभी ऐसे, या चलो चाय पिए, पिए या पिया जाए, आओ चाय पिया जाए, चलो चाय पिए, आओ हम लोग खेलें, आओ हम लोग ये कार्य करें। जब सब लोग सम्मिलित रूप से, सम्यक रूप से किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ लेट्स और लेट अस, चूंकि वक्ता और श्रोता यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक के जितने वाक्य उसमें कोई और इन्वॉल्व है, लेकिन लेटस का मतलब होता है कि तुम भी करोगे हम भी करेंगे। चलो चाय पिया जाए मतलब तुम भी चाय पियो हम भी चाय पिए, ये मतलब हम सब लोग मिल करके आओ चाय पिए, या चलो हम सब लोग चाय पिए या चाय पीना चाहिए। तो इस लेट अस का अर्थ होता है वी शुड। और वी शुड का जब प्रोनाउन, चूंकि शुड को तो चेंज नहीं होता है, शुड का शुड ही रह जाता है, वी का चेंज हो जाएगा तो फर्स्ट यहाँ बॉयज के अनुसार यहाँ दे हो जाता है तो दे शुड बन जाता है। पहले ध्यान समझना कि ये वी शुड बनता है, वी शुड से दे शुड चेंज हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर से किताब उताब में आपको देखते हुए मिलेगा बुक में कि लेट अस को दे शुड चेंज कर देते हैं, क्योंकि दे शुड नहीं बल्कि पहले बी शुड होता है। अगर यहाँ पर वी लग गया, आई लग गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया तो दे शुड नहीं चेंज होगा। इसलिए हमें समझना पहले बी शुड तब दे शुड चेंज होगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई अथवा बी लिख देंगे तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार नहीं चेंज होता, तब यहाँ बी शुड ही रह जाएगा, तो दे शुड कैसे हो जाएगा हमेशा। लेकिन ये समझना है कि ज़्यादातर केसेज में यहाँ कोई थर्ड पर्सन ही रहता है, तो यहाँ पर तो उसको वी शुड को दे शुड चेंज करें। तो क्या बना, सेड को हमने प्रपोज्ड लिखा, यहाँ पर कंजक्शन दैट लिखा, ठीक है। यहाँ लेट अस का वी शुड का दे शुड, आगे जो है उतार दीजिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड टेक टी। सेंटेंस एक और लिखता हूं कि माई फ्रेंड्स सेड लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ। चलो अब हम लोग क्रिकेट खेलें।
अब सेंटेंस है चलो हम लोग क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ, आओ चलो क्रिकेट खेलें। तो अब कैसे बना, सेड टू का प्रपोज्ड हो गया, कंजक्शन दैट हो गया, लेट अस का बी शुड दी शुड, बस ये 3 चीज चेंज करना, बाकी सब इसे उतार दीजिए। तो हमने सेड को प्रपोज, कंजक्शन दैट, लेट्स का बी शुड दे शुड, तो क्या बना, माई फ्रेंड प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का ये वाला पार्ट आपने देखा। और इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं, वो मैं बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। और इसमें कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और बुक में करने लगेंगे तो कंसेप्ट और भी बढ़िया से क्लियर होगा। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। समझना इतना ही है, लेट के बाद कोई भी शब्द आए ऑर्डर रिक्वेस्टेड वाइज बनेगा, लेकिन लेट के बाद अगर अस या लेट्स आ गया तो यहाँ प्रपोज्ड दैट कंजक्शन दे शुड बन जाएगा। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा अलग समझाया जाता है। तो ये भी इंपरेटिव ही सेंटेंस के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने बताया, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं छोटी सी एक चीज अभी मैं आपको और बताता हूँ इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत के बारे में, और फिर इसके बाद सामान्य तौर से मैं बंद करता हूँ। फिर स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस जो बताऊंगा उसमें कुछ अच्छी और नई बातें मैं आपको बताऊंगा, जो सबके लिए तो नहीं लेकिन कुछ खास के लिए हैं, जो खास ढंग से समझना चाहते हैं वो चीज उस वीडियो को वो देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसे होते हैं, खास तौर से हमें समझना। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत वुड से हो सकती है, शुड से हो सकती है, माइट से हो सकती है, कुड से हो सकती है, कैन से हो सकती है, विल से हो सकती है, मे से हो सकती है, और साथ में प्लीज लगा हो। कभी कभी प्लीज नहीं भी लगा रहता है तो भी हम जानते हैं कि ये मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है। ये चीज मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, इसे हम मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं कि बहुत ही अति विनम्र प्रार्थना है। तो ये अति विनम्र प्रार्थना है, तो यहाँ पर हम सेड की जगह पर, जहाँ हम सेड लिखते हैं उस जगह पर हम बेग्ड लिख सकते हैं, अर्ज्ड लिख सकते हैं, अथवा रिक्वेस्टेड लिख, तो बेग्ड और रिक्वेस्टेड में ही बनाएं, बहुत ज़्यादा इधर उधर न बनाएं तो बढ़िया रहेगा। बेग्ड या रिक्वेस्टेड बना दिया करें उस पॉइंट को, सेड अथवा सेड टू जब मिले। लेकिन अभी हमें समझना क्या है कि सेंटेंस बनाया क्या जाता है। दिखता तो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे लता सेड टू मी वुड यू लाइक टू टेक टी। लता ने मुझसे कहा कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। ये वास्तव में एक विनय है, निवेदन है। कोई आपके घर आएगा तो आप चाय लेंगे, क्या आप ये चीज़ करेंगे, आप कुछ और लेंगे। तो हम निवेदन कर रहे हैं, जो कि प्रश्न जैसा हम पूछते हैं। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में पूछा जाता है कि कह रहा है कि कुड यू लेंड मी 10 रुपीज़ प्लीज़, क्या आप मुझे 10 रुपया उधार दे सकते हैं प्लीज़। तो ये नहीं कह रहा कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप 10 रुपया उधार दे सकते हैं, तो आप कहें हाँ या ना में उत्तर आप कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। वो यही कहना चाह रहा है कि भैया जरा सा अपनी साइकिल दे देंगे। तो आदमी कहे हाँ भैया ले जाओ। आप कहते हैं भैया 10 रुपया दे देंगे, थोड़ी देर में अभी दे रहा हूँ। तो आपने कहा चलो ठीक है, लेकिन तो प्रश्न के ही तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसकी शुरुआत कुड से, कैन से, विल से, कैन से, वुड, कुड, माइट से या वुड से, इन सब चीज़ों से शुरू होती है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो सेड लगा हुआ है, ये सेड या सेड टू, ये सेड या सेड टू, ये सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, ये सेड या सेड टू जो है, ये हम या तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड हो जाएगा, बेग्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, एक चीज कंफर्म हुआ कि सेड को फिर क्या करेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज रहेगा। ज्यादातर प्लीज लगा होता है सेंटेंस में। अगर ये जान लिया प्रश्नवाचक वाक्य में कहीं प्लीज लगा हो तो तुरंत आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रश्नवाचक वाक्य में और इस इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर, स्लाइट अंतर होता है। समझदार लोग पकड़ पाएंगे बात को कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है तो यहाँ वुड या कुड से शुरू हो जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, सेड टू को हम, सेड अथवा सेड टू को हम रिक्वेस्टेड अथवा बेग्ड बना देंगे। तो इसको बेग्ड बनाने के बाद क्या करेंगे, कहाँ तक हम शब्द को काटना है जरा समझिए। हम मेन वर्ब पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, मुख्य क्रिया से शुरू होता है। तो पहुंचिए मुख्य क्रिया तक। तो कह रहा है वुड यू लाइक टू टेक टी। तो खास तौर से यहाँ पर इस मेन वर्ब के रूप में से टेक टी, चाय लेने के लिए कह रहा है, तो वुड यू लाइक टू को हम यहाँ से काट देंगे।
या हम इसको टू को इसी में इन्वॉल्व कर दें तो टू टेक टी इंपरेटिव सेंटेंस में टू तो लगता ही है, तो हम टेक टी के पहले टू लगा देंगे, मतलब कहने का यही चाहिए, यही वाला लगा दो चाहे अपने पास से लगा दो। तो सेंटेंस यहाँ क्या बना कि लता रिक्वेस्टेड मी, अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, इंपरेटिव में टू लगता है, टू टेक टी, ऐसे वाक्य बनेगा तब जाके सही होगा। फुल स्टॉप लग गया कि लता रिक्वेस्टेड मी टू टेक टी। दूसरा सेंटेंस, द पुलिस सेड कुड वुड माइट यू शो योर पासपोर्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, चाहे कुड आए, चाहे वुड आए, चाहे माइट है, तीनों नहीं आएंगे साथ में, एक ही आएगा। इस हमने ऑब्लिक लगा के बना दिया कि कुड यू शो मी या वुड यू शो मी या माइट यू शो मी, तो यहाँ कुड माइट यू तक हम सेंटेंस को काट देंगे, वुड यू माइट तक तो हमने क्या शो योर पासपोर्ट यही, और प्लीज को हटा देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, द पुलिस रिक्वेस्टेड या बेग्ड, कंजक्शन क्या लग गया, टू शो, योर का हिज या दियर बना देंगे, या योर का योर ही रहने दें, टू शो योर पासपोर्ट। अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जैसा है, बीच में प्लीज लगा हो, प्लीज को गायब कर देंगे और कैन यू को भी गायब कर दे, केवल इतने बचा है कि गिव मी योर पेन। सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ बिल लगा होगा तो भी सेम सेंटेंस बना, तो हम कैसे बना रहे हैं कि माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, यहाँ तक बन गया। कंजक्शन टू लगाना किसके पहले, गिव के पहले, टू गिव मी या हिम मी योर पेन या हिज पेन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्ट्रेंजर सेड कैन यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे स्टेशन तक जाने का रास्ता बता देंगे क्या। तो ये सेंटेंस भी क्या, वो पूछ रहा है कि भैया हमको बता दो रास्ता, लेकिन ऐसे नहीं पूछ पा रहा है, थोड़ा सा ऐसे पूछना, कोई एजेंट भी खड़ा हुआ है, ये भैया हमको स्टेशन का रास्ता बताओ, तो जरा स्टेशन का रास्ता बता दो, तो आदमी बिगड़ भी जाएगा कि दिमाग खराब है तुम्हारा और किसी जाके बोले भाग यहाँ से। लेकिन जब आप कहेंगे कि भाई साहब क्या मुझे स्टेशन तक का रास्ता बता देंगे क्या, तो आदमी कहेगा हाँ हाँ भैया बता दे, ऐसे ऐसे चले जाओ बाएं दाहिने बाएं होते हुए। तो कुल मिलाकर के उसने बताया कि कैन यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, और कहना कैसा कि टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, यही सेंटेंस है उसका, लेकिन कैन यू एडिशनल उसने जोड़ दिया, तो कैन यू को हम गायब कर देंगे, यहाँ रिक्वेस्टेड बनाएंगे कैसे, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड या बेग्ड लिख देते हैं, बेग्ड कंजक्शन लगा टू टेल मी का हिम द वे टू स्टेशन, ये प्लीज शब्द गायब हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, क्रैश सेट, यहाँ पर कुड यू लेंड मी 10 रुपीज प्लीज, 10 रुपीज प्लीज, क्या आप हमको 10 रुपये उधार दे सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, कुड यू तक शब्द गायब हो जाएगा, यहाँ से केवल प्लीज लेंड मी समझो बचा हुआ है। तो यहाँ क्या बनाने, आई बेग्ड या रिक्वेस्टेड हिम, कंजक्शन टू लेंड मी 10 रुपीज, प्लीज को नहीं लगाएंगे, तो सेंटेंस बन गया आई बेग्ड हिम या रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी 10 रुपीज। तो इस प्रकार से कुछ इंपरेटिव सेंटेंस को हम समझ रहे हैं, और इस टाइप के कोई सेंटेंस आए थोड़ा गौर करिएगा कि कुड वुड माइट या इस प्रकार से कैन और मे टाइप का सेंटेंस होगा, बीच में प्लीज लगा हो, तो हम इतने शब्द को निकाल देंगे, केवल मेन वर्ब के पहले टू कंजक्शन लगा के इसको रिक्वेस्टेड ऑर्डर, उसको खासतौर रिक्वेस्टेड या बेग्ड लगा देंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे, वाक्य को लिख देंगे, कुड यू वुड यू माइट यू, ऐसे शब्द को वहाँ से हम हटा देंगे। तो अभ्यास करिए इसका, आपको काफ़ी हद तक मैंने इसको समझा दिया, कुछ ही पॉइंट ऐसे बहुत बचे होंगे जो आपके एक्सरसाइज के दौरान प्रॉब्लम आएगी, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको दिक्कत अब नहीं आएगी। दैट्स ऑल।